चुनाव नतीजों से पहले फिर विदेशी टूर पर पहुंच गए राहुल गांधी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपनी ही पार्टी की फिक्र नहीं, क्या ऐसे चलेगी कांग्रेस की दुकान। ओमान के मस्कट में विवादित शख्स के साथ दिखने का दावा, निकोबार आइलैंड के विरोधियों के साथ साठगांठ का आरोप। वीडियो की सच्चाई दिमाग हिला देगी। क्या है निकोबार आइलैंड, जो अगर हुआ कामयाब तो भारत के पास भी होगा होर्मुज जैसा रास्ता। चीन परेशान, पाक हैरान, फिर भी राहुल गांधी क्यों कर रहे विरोध। 4 मई को बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। काउंटिंग चल रही है, करोड़ों लोगों ने वोट डाल रखा है और सब टीवी पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। पूरा देश नतीजों का इंतजार कर रहा है और ठीक इसी वक्त देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी चुपचाप देश छोड़कर निकल गए। उन्हें ना तो अपनी पार्टी के प्रदर्शन की कोई फिक्र है और ना ही चुनाव नतीजों की। इससे आप कांग्रेस की हालत का अंदाजा लगा लीजिए। ये हम नहीं कह रहे, लोग सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ओमान के मस्कट शहर में देखा गया, चश्मा लगाकर, कैप पहनकर, जैसे कोई पहचाने जाने से बच रहा हो। ना कांग्रेस ने कोई बयान दिया, ना बताया कि कहां जा रहे हैं, ना किसी कार्यक्रम का जिक्र किया, बस चुपचाप गायब हो गए। जब पूरा देश नतीजों का इंतजार कर रहा था और विपक्ष के नेता किसी दूसरे मुल्क में छिपकर बैठे हों, तो आप इसे क्या कहेंगे। और ठीक 1 हफ्ता पहले राहुल गांधी ग्रेट निकोबार द्वीप से लौटे थे, जहां उन्होंने भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट को घोटाला बता दिया जो चीन की नींद उड़ाए हुए है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या और चीन इससे इतना परेशान क्यों है। भारत का सबसे आखिरी छोर, सबसे नीचे समंदर के बीच अंडमान निकोबार के आइलैंड है और इन टापुओं में सबसे आखिरी आइलैंड है ग्रेट निकोबार। ये आइलैंड दुनिया के सबसे बिजी समंदर रास्ते मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल मुंह पर बैठा है। मलक्का स्ट्रेट मतलब 2 जमीनों के बीच का सकरा समुद्री रास्ता। इतना सकरा कि सबसे पतली जगह पर सिर्फ यही कोई करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है और इसी रास्ते से दुनिया का 30% कारोबार गुजरता है। हर रोज हजारों टन जहाज, तेल के टैंकर, माल से लदे कंटेनर, नौसेना के जंगी जहाज, सब इसी से होकर आते जाते हैं। मोदी सरकार ने 2021 में इस आइलैंड पर 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया। एक बड़ा बंदरगाह बनेगा जहां दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज रुकेंगे। एक हवाई अड्डा बनेगा जो सिविल और मिलिट्री दोनों काम के लिए होगा। एक पूरा शहर बसेगा और बिजली का प्लांट लगेगा। आज हालत यह है कि भारत का 75% माल पहले श्रीलंका के कोलंबो या सिंगापुर के बंदरगाह पर जाता है, फिर वहां से दुनिया भर में बंटता है। मतलब हम अपना ही माल भेजने के लिए दूसरे देशों को किराया देते हैं, हर साल करीब $200 मिलियन का किराया। ये प्रोजेक्ट उस किराए को खत्म कर देगा। लेकिन बंदरगाह और कारोबार तो एक बात है, असली मुद्दा तो चीन है। जरा ऐसे समझिए, आपके घर का मेन गेट किसी और के हाथ में हो, अंदर आना हो या बाहर जाना हो, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी ना हो। सोचिए कितनी बेचैनी होती होगी। चीन की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। चीन को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए, तेल मंगाने के लिए, सामान भेजने और मंगवाने के लिए इसी मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। कोई और रास्ता है ही नहीं जो इतना बड़ा बोझ उठा सके। चीन का 80% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से आता है। हर साल करीब $312 अरब का तेल। अगर कभी ये रास्ता बंद हो गया तो चीन की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। चीन के पुराने राष्ट्रपति हू जिनताओ ने 2003 में इसे मलक्का डिलेमा नाम दिया था। मतलब ये डर है कि भारत या अमेरिका ने इस रास्ते पर कब्जा कर लिया तो चीन की कमर टूट जाएगी। अब भारत ने ग्रेट निकोबार में ठीक इसी रास्ते के मुंह पर अपना किला खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं, ये भारत का ऐसा अड्डा बन जाएगा जहां से नौसेना चीन के हर जहाज पर नजर रख सकती है, पनडुब्बियां तैनात हो सकती हैं, लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भारत इस पूरे रास्ते को बंद कर सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट इसे ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं जो कभी डूबेगा नहीं, क्योंकि ये समंदर में तैरता जहाज नहीं, ये जमीन पर खड़ा है। इसे कोई तबाह नहीं कर सकता। चीन ये सब जानता है, इसलिए उसने बहुत पहले से भारत को घेरने का खेल शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह बनवाया, श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह कर्ज के जाल में फंसाकर अपने कब्जे में लिया, अफ्रीका के जिबूती में मिलिट्री बेस खड़ा कर दिया, चारों तरफ से भारत को दबाने की तैयारी की। इस पूरी स्ट्रेटजी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। मतलब चीन ने भारत के चारों तरफ बंदरगाहों का ऐसा जाल बिछाया जैसे गले में फंदा डाल रहा हो। अब भारत ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से इस पूरे जाल का जवाब दे दिया है, मलक्का स्ट्रेट पर अपना पंजा रख दिया है। रिपोर्ट आ रही कि चीन ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है। कहीं पर्यावरण का बहाना बनाया जा रहा, कहीं आदिवासियों का नाम लेकर इसे रुकवाने की कोशिश हो रही है। और ठीक इसी बीच राहुल गांधी भी मैदान में कूद पड़े। 26 से 29 अप्रैल 2026 के बीच राहुल गांधी ग्रेट निकोबार पहुंचे, कैंप बेल बे गए, आदिवासी नेताओं से मिले और लौटकर इस पूरे प्रोजेक्ट को देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला और सबसे गंभीर अपराध बता दिया। कहने लगे कि 160 वर्ग किलोमीटर के जंगल कट जाएंगे, लाखों पेड़ खत्म हो जाएंगे, आदिवासी उजड़ जाएंगे। यह विकास नहीं विनाश है। राहुल गांधी ने वादा
किया कि वो इस मुद्दे को संसद में पूरी ताकत से उठाएंगे। इसके कुछ ही देर में सरकार का जवाब आ गया कि पूरे आइलैंड का सिर्फ 1.82% जंगल ही इस्तेमाल होगा, बाकी के जंगल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों का कोई विस्थापन नहीं होगा और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए अलग से निगरानी समिति बनाई गई है। फौज के रिटायर्ड अफसर्स ने भी सख्त शब्दों में कहा कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए जरूरी है और इसका विरोध करने का मतलब है चीन का काम आसान करना। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है, राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को घोटाला बताया, लेकिन जब चीन ने ग्वादर बनाया तो कुछ नहीं बोले। जब हम्बनटोटा चीन के कब्जे में गया तो चुप रहे। जब चीन ने भारत के चारों तरफ मिलिट्री बेस खड़े किए तो भी कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब भारत ने उसी चीन को जवाब देने के लिए अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, वो भी अपनी जमीन पर, तो अचानक पर्यावरण और आदिवासी हित याद आ गए। ये पैटर्न है और इसी पैटर्न से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का एक और पैटर्न जुड़ता है। जब भी कोई बड़ा चुनाव आता है या जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी देश से गायब हो जाते हैं। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले कंबोडिया निकल गए। कांग्रेस ने कहा ध्यान लगाने गए थे। दिसंबर 2020 में कांग्रेस का स्थापना दिवस था। राहुल गांधी इटली में बैठे थे और कुछ ही महीने बाद 5 राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले थे। मई 2022 में यूपी और पंजाब में कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई तो यूरोप चले गए, नेपाल में नाइट क्लब में दिखे। जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव और संसद सत्र से ठीक पहले यूरोप निकल गए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की बैठक छूट गई। दिसंबर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। पूरा देश शोक में डूबा था और राहुल गांधी वियतनाम में थे। मार्च 2025 में होली के वक्त बिना बताए फिर वियतनाम चले गए। अक्टूबर 2025 में बिहार चुनाव की तारीखें आई तो फिर विदेश रवाना हो गए और अब मई 2026 5 राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही राहुल गांधी विदेश पहुंच चुके थे। और इस पूरे सिलसिले में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि खुद भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां परेशान हैं। सितंबर 2025 में ही सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की वीवीआईपी सिक्योरिटी ब्रांच ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें साफ लिखा था कि राहुल गांधी ने इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया 6 देशों की यात्राओं में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा है। बिना बताए निकल जाते हैं। सिक्योरिटी टीम को पता नहीं चलता कि कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। 2022 में भी सीआरपीएफ ने बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से 113 बार सिक्योरिटी नियम तोड़े। 113 बार, ये कोई मामूली बात नहीं है। सवाल यह है कि विदेश में ऐसा क्या होता है कि अपनी ही सिक्योरिटी टीम से छिपकर जाना पड़ता है। ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो किसी को पता न चले? ऐसा कौन सा काम है जो अंधेरे में ही हो सकता है? इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखिए, भारत अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट जो चीन की चाल का मुंहतोड़ जवाब है, जो भारत को समंदर में ताकतवर बना देगा, जो दूसरे देशों के बंदरगाहों पर हमारी निर्भरता खत्म कर देगा। विपक्ष के सबसे बड़े नेता इसी प्रोजेक्ट को घोटाला बता रहे हैं, लेकिन चीन की चाल पर चुप है। और ये वही नेता हैं जो हर बड़े मौके पर गायब हो जाते हैं, चुपचाप विदेश निकल जाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी तक परेशान है कि ये कहां जाते हैं और किससे मिलते हैं। 5 राज्य के चुनाव नतीजे आ रहे हैं। देश का हर आदमी टीवी के सामने बैठा है, लेकिन विपक्ष के नेता को इसकी कोई फिक्र नहीं कि उनकी पार्टी अच्छा कर रही है या बुरा। ऐसे विपक्ष के नेता के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।